तोफैल जी ने उर्दू से लेके हिंदी में, भारत से लेके पाकिस्तान की कई बड़ी पुस्तकों और साहित्यों का अनुवाद किया है। आज तोफैल जी का एक 5 जून में प्रकाशित लेख चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम उन्हीं से जाने उनकी साहित्य। पिछले 35 वर्ष से गज़ल के पांव दबा रहा हूँ। किताब भी है सारे वरख तुम्हारे, शाम के साए नाम से। मैगज़ीन लफ्ज़ तकरीबन 15 साल से निकाल रहा हूँ और एक बड़ा ज़रिया हिंदी पाठकों तक उर्दू गज़ल को पहुँचाने का लफ्ज़ मैगज़ीन बनी है। कुछ अच्छे अनुवाद किए हैं। पाकिस्तान के एक बड़े व्यंग के लेखक हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उनकी 4 किताबें खोया पानी, धन यात्रा, मेरे मुंह में खाक और चिराग तले, इनका अनुवाद किया है। चर्चित किताबें हैं। अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि खोया पानी और धन यात्रा को राग दरबारी के समकक्ष रखा जाता है। जसवंत सिंह जी की किताब जना, उसका उर्दू और हिंदी अनुवाद करने का अवसर मुझे मिला है। बस ज़बान की खिदमत, अदब की खिदमत में लगे हैं, कहीं कुछ हो जाए शायद, बस ना। तो फ्रेंड जी, इतना बड़ा विवाद क्यों? जो लेख आपका अभी हाल में 5 जन में आया, इतना बड़ा विवाद क्यों? मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। इसमें गऊ हत्या और उसके कारण से मारे गए अखलाक और उसके वैदिक प्रसंगों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जबकि ये लेख उस विषय पर नहीं है। लेख का जो मूल स्वर है, जो लिखा गया है, वो साहित्य अकेडमी से जो साहित्यकार उन्हें इस्तीफे दिए हैं उन पर है। उन्होंने 2 विषय लिए। एक उन्होंने कहा है कि कलबुर्गी की हत्या हुई और उसका कारण उन्होंने समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को माना है। दूसरा उन्होंने अखलाक के हत्या को लिया है। तो इन दोनों विषयों को बिना स्पर्श किए उनके इस्तीफों को कैसे समझा जा सकता है? जाहिर है कि उनके बारे में बात करनी पड़ेगी और उनके विषयों को लेकर ही बात की है मैंने। और पत्रकारिता का अपना एक ढंग है, जाहिर है कि माल बेचने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो एक सामान्य घटना पर उन्होंने कुछ हेडिंग लगा दिया। ये शुरू हुआ है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस वालों ने उस पर कि 5 जन ने, आरएसएस के मुखपत्र ने अखलाक की हत्या को जस्टिफाई किया है और उसके आदेश वेदों में हैं, इस प्रकार की बातें शुरू कर दी। जबकि न तो मेरे लेख में ऐसा है और न इसका कोई रिलेवेंस है। वैदिक साहित्य में अगर कोई आदेश है तो भारत में तो भारत का अपना संविधान है, वेदों का संविधान नहीं चलता। और वेद का आदेश संविधान की शक्ल में तो कभी था भी नहीं। समाज पर तो स्मृतियों का कानून चलता है, वैदिक कानून नहीं है कभी भी। मगर बेचने के लिए कुछ करना होता है तो हंगामा। और जब से ये 24 घंटे के चैनल हैं तो रोज 24 घंटे उन्हें कुछ करना है। लेकिन विवाद, दुर्घटनाएं, दंगे, ये तो हमेशा से रहे हैं। ये साहित्य कहाँ से बीच में आ गया इस बार? देखिए, साहित्य हम किसे कहते हैं? एक पुराना जुमला है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यानी जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसके बारे में उसे दर्ज करेंगे, रकम करेंगे। ये हिस्ट्री का फिर पहला ड्राफ्ट होता है। पत्रकारिता जैसे तत्कालीन इतिहास का फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, उसकी थोड़ी फाइन छान फटक वो साहित्य का काम है। हर विषय को हम लोग स्पर्श करते हैं और ये बहुत बड़ी घटना है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। और साहित्य अकेडमी से जो लोग विवाद कर रहे हैं, जो इस्तीफे दे रहे हैं, उसका कारण समझना तो पड़ेगा, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उस पर बात है। आपने जो अपने लेख में साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों की नियत पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, ऐसा क्यों? देखिए, आप जीवन मूल्य कभी भी एक पक्षी नहीं हो सकते। अगर किसी के सर में ईंट मारना गलत है तो फिर वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा मार दे तो वो जस्टिफाई मैं करूं और मेरे बेटे की लग जाए तो मैं हाया करूं। एक तरफा नहीं हो सकता। ये जो जितने महापुरुष ऐसी बातें कर रहे हैं, इनके साथ मजेदार बात यह है कि इनके त्यागपत्र देने के बाद पता लगा कि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनका इतिहास में, साहित्य के इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई इन्हें नहीं जानता। उत्पाद इन्होंने मचाना शुरू कर दिया। और उनकी स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा जिस पर विवाद आया है, अशोक वाजपेयी साहब ये मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर हैं। जिस समय भोपाल में गैस कांड हुआ, 15,000 लोग मारे गए, इनके मुंह में दही जमा हुआ था, एक लफ्ज इन्होंने नहीं बोला।
बल्कि जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद एक कवि सम्मेलन था, तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। तो उनका कहना था कि मुर्दों के साथ कला नहीं मरती, कलाकार नहीं मरता। 15,000 लोग मारे गए। वहां के मुख्यमंत्री ने संभवतः कहा यह जाता है कि राजीव गांधी ने हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण उसको एंडरसन को बचा के भगाया गया था। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए, तभी बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। और दूसरे इनके पक्ष में, इनके प्रति मेरे क्रोध का दूसरा बड़ा कारण है अशोक वाजपेयी। यही जितने लोग हैं इतिहास, साहित्य के इतिहास में आएंगे नहीं आएंगे ये संभावित है, मगर शरद जोशी निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का हिस्सा है। और शरद जोशी भोपाल में रहकर सामान्य अखबारों में 25-50 रुपए लेकर मसीजीवी थे, अपनी कलम से रोटी कमाते थे, काम करते थे। उनका इनसे झगड़ा हो गया। इन्होंने सुनिश्चित किया वहां भोपाल में रहते हुए कि उनका कोई लेख न छप पाए, कहीं उन्हें बुलाया ना जाए, वो भूखे मर जाएं। उन्हें विवश होकर वहां से मुंबई जाना पड़ा। ये इतने भयानक पाप के पापी हैं, इनके विरोध में आवाज उठनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, उस समय के जिन जिन लोगों ने भी, जैसे कांति कुमार जैन साहब की किताब है उसमें ये सारी बातें दर्ज हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखा है, अंजनी कुमार ने लिखा है, जो साहित्य के गंभीर लोग हैं, सब लोग जानते हैं इसको। ये मूलतः षड्यंत्र रचने वाले कुचक्री प्राणी हैं। तो साहित्य समाज भी क्या लॉबिंग जी, मैं उस पर आ रहा हूं। और ये सब उन्होंने दिल्ली में भी किया। परिणामतः जब ये, जाहिर है कि मैं, यहां पर विचित्र बात है, जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हुई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं को भारत रत्न दे लेते हैं। प्रधानमंत्री कैसे ले सकता है? मगर यहां ये विचित्र काम हुए। तो उसी परंपरा में ये भी आते हैं। साहित्य अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक अर्ध साहित्य संस्था है, बजट वहां से आता है, बाकी इसका चुनाव होता है, सभी सिस्टम बना हुआ है। इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हुए उस मंत्रालय में साहित्य अकादमी का अवार्ड लिया है। ये इस तरह से है कि मैं अपनी जेब से, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में सामान रख लूं। तो इसको मीडिया एक्सपोज को नहीं कर रहा? अगर ये मीडिया को एक्सपोज करने के बारे में साहब मीडिया से पूछना चाहिए, ये प्रश्न उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जो गंभीर विषय, जैसे एक सामान्य बात, अखलाक की मृत्यु हुई, गौ हत्या का उस पर आरोप है, उसको मार दिया गया। कानून को हाथ में लेना निश्चित रूप से निंदनीय है, कोई भी इसको ठीक नहीं ठहरा सकता, मैं भी नहीं ठीक ठहरा हूं। मगर कर्नाटक में जनार्दन पुजारी, प्रशांत पुजारी साहब की हत्या हुई, वो 23 साल का सुंदर सुशील लड़का मारा गया, सब लोग शांत बैठे, एक ने कुछ नहीं कहा, सारा का सारा मीडिया मौन है उस पर। गौरक्षा के कारण हुआ, उसके कत्ल का जो गवाह था उसे भी मार दिया गया। उसके परिवार के लोगों को पाकिस्तान के नंबरों से, दुबई के नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। मीडिया क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा। हट्टा परसों की घटना को पर उस टाइम की तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उसको नहीं घेरा गया। फिर नोएडा के पास में हुई एक घटना के लिए, यूपी में हुई एक घटना के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे घिर जाते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घिर जाते हैं ये तो कहना ठीक नहीं होगा, मगर ये तय है, ऐसा लग रहा है व्यवहार से कि मीडिया के कुछ लोगों ने शायद केंद्र में पहली बार सो कॉल्ड, क्योंकि भाजपा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो हिंदूवादी पार्टी है, ना वो क्लेम करती है, राष्ट्रीय विषयों को जरूर छूती है, और कांग्रेस के या अन्य पार्टी के मुकाबले वो राष्ट्रवादी दिखाई देती है, ये बात सही है। मगर ये तो स्वाभाविक है, किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक दल को राष्ट्रवादी होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें कौन सा विशेष काम है जो भाजपा कर रही है। फिर भी उसके प्रधानमंत्री को हटाने की या हिलाने की कोई सुपारी सी ले रखी है। सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे शेक किया जाए। फैल साहब, वैसे एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा इस साहित्यकारों से संबंधित, कि आपके लेख के हिसाब से जो आपने तंज कसा है साहित्यकारों के ऊपर, क्या साहित्यकारों को देश में घटित हो रही घटनाओं के प्रति अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से अधिकार होना चाहिए। साहित्यकार नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? मगर प्रशांत में अशोक वाजपेयी जो लिखेंगे वही साहित्य है, प्रशांत वाजपेयी लिखेंगे वो साहित्य नहीं है। नयनतारा सहगल जो बोलेंगी वही साहित्य है, तो फैल चतुर्वेदी जो बोलेगा वो साहित्य नहीं है। ये तो स्वाभाविक बात है। आप एक पक्षी कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी घटना है, 84 का दंगा किसी को दिखाई नहीं दिया, हजारों लोग मर गए, एक शब्द किसी ने नहीं कहा, एक व्यक्ति मृत्यु, इतना बड़ा विषय है और कारण भी तो हो कुछ।
कोई बात भी तो हो। इस देश में लाखों लोग कश्मीर से निकालकर हिंदू बाहर कर दिए गए, इनमें से किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये तो बिल्कुल चयन करके, और कारण उसका सामने का है, मैं जानता हूं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियों के बड़े एनजीओ चल रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए मिनिस्ट्री से लिए हैं। अब वो सारी चीजें, इनकी गतिविधियां प्रश्न चिन्ह पर लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक साहब जो गुजरात से हैं, वो क्या नाम है उनका, गणेश देवी साहब, 12 करोड़ रुपए दिए उनको फोर्ड फाउंडेशन ने। फोर्ड फाउंडेशन क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों पर बैन लग गया है इसी कारणों से कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए। तो क्या आप इसको इंटरनेशनल भी कुछ मानते हैं, साजिश का? ये बिजनेस है एक तरह का। जैसे टिहरी डैम अगर रशियन सपोर्ट से बन रहा है, तो अमेरिका के समर्थित जितने एनजीओ हैं उसके खिलाफ कि वो डैम टूट जाएगा, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये सब शुरू कर देंगे। टिहरी डैम अगर अमेरिकन सपोर्ट से बन रहा है तो रूसी इसके खिलाफ लगने लगे। ये सारा बिजनेस के मामले हैं कि अपनी धाक किसकी कहां बन जाए। और ये सारे के सारे बेसिकली वामपंथी हैं। बिल्कुल यही वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव से पहले अपील जारी की थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिए, भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। ये हस्तक्षेप करेंगे तो ये सार्थक है, और हम जैसे लोग ये कहेंगे कि दलाल हैं, बिके हुए लोग हैं, पुरस्कारों के लिए काम करते हैं, तो ये एक तरफा कैसे हो सकता है। इन्हें साहित्यकार को जिम्मेदारी के साथ, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ गलत कह रही तो मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो फैल साहब, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने अपने लेख में जिस प्रकार से साहित्यकार की रचनाओं को कसौटी पर परखने की कोशिश की है, क्या साहित्य अकादमी द्वारा ये इनको पुरस्कार दिए जाने के जो निर्णय थे वो सही नहीं थे? 100% बेईमानी से भरे हुए हैं। साहित्य अकादमी चयन करने वाली संस्था है। उसके मेंबर कहां से आते हैं? प्रदेशों की अकादमी से नाम आते हैं, 2 3 4 नाम जैसे भी आएंगे। उसका नियम यह है कि साहित्य अकादमी में बैठे हुए वर्तमान सदस्य उनको अनुमोदित करेंगे, सेकंड करेंगे, तभी वो मेंबर बनेंगे। नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने इस तरह की सारी, चूंकि इनके पास एक जब चुनाव ये सरकारें संभाली नेहरू जी ने, तो उसके आसपास 10-20-50 हजार लोग सीटें और भरनी पड़ती हैं, उतने कांग्रेस के पास लोग नहीं थे। उस खेमे को वामपंथियों ने भर दिया, और एक बार जब वो घुस गए और ये नियम बना दिए कि हम ही लोग अब रिकमेंड करेंगे जो आएंगे, तो रास्ते तो उन्होंने बंद कर दिए। ये तो काल की सहायता है, जो इतने लोग रद्द हो गए, मर गए, जिसके कारण नए सदस्य लेने पड़े। अन्यथा ये तो सिस्टम पूरा ऐसा है कि वामपंथियों के अलावा कुछ नहीं आ सकता। उसमें एक नाम है उदय प्रकाश का। उदय प्रकाश सीपीएम के कार्ड होल्डर हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी है, उनकी कविता कोई पढ़ ले। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे और डंडा लेके चलते थे। कविता हो गई, अगला पन्ने पे आ जाइए। ये कविता लिखने वाले लोग, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। उनकी कविता सुनिए, एक था रंगा एक था बिल्ला, दोनों को फांसी हो गई। एक था टाटा एक था बिल्ला, एक है बिल्ला, इनको फांसी नहीं हुई, कविता हो गई, अगले पन्ने पे आई। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। ये अमर, इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है और एहसास नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, पेड़ कट रहे हैं, सारे विश्व खतरे में है, और पेड़ कटकर इन जैसों की किताबें छप रही हैं। इनकी किताबों के कारण से पाठक ही नहीं मरेगा, मनुष्य नहीं मरेगा, जलचर नभचर सब मर जाएंगे। जंगल नहीं कटने चाहिए, ऐसा कूड़ा नहीं छपना चाहिए। आपका आरोप बहुत बड़ा है कि जो है साहित्य की, चेक करिए ना, ये बरसों तक लिखते रहे जनसत्ता में कॉलम, किसी माई के लाल की वजह नहीं थी। इनका पूरा लेख पढ़ ले, आज कोई पढ़ ले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई पढ़ ले। ये लिख क्या रहे वाजपेयी साहब, उदय प्रकाश लिख क्या रहे? इनका सिर न पैर, आए बाएं साए। मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी डंडा लेकर अहिंसा की बात करते थे और डंडा लेकर चलते थे। कविता है, एक पन्ने पे ही छपा हुआ है। ऐसी सैकड़ों चीजें, उनकी पुस्तकें स्वयं पढ़िए, आपको साहित्य की दुर्दशा करने के लिए भी आप लोग आरोपित बनते हैं। मैं इनको नहीं, उसके कारण दूसरे हैं। छंद से जब कविता की मुक्ति कर दी गई, निराला जी और उसके बाद के लोगों ने सब उत्पाद किया है। मूलतः निराला जी 2 बार उनको असाइलम में, पागल खाने में रहना पड़ा था। उनके विचार, उनके मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा था। उस समय उन्होंने कुछ उत्पाद किए थे। राम की शक्ति पूजा जैसा महान कविता लिखने वाला आदमी, जब क्यों बे सुन बे गुलाब डाल पर इखला रहा है कैपिटलिस्ट, इस तरह की बातें करता है। ये उस काल की बातें जब वो विक्षिप्त थे, उसको रचना बना लिया। क्योंकि कविता लिखने के लिए पैर पसार के बैठना पड़ता है। हम जो गजल कहते हैं तो एक ही गजल हमारी 4-4, 6-6, 10-10 दिन खा जाती है। एक मतला कहने के लिए सारा दिन सोचना पड़ता है। ऐसी वाली कविता लिखना क्या, जो मर्जी लेके बैठ जाए, 4th क्लास के बच्चे को दे दीजिए, वो कुछ भी लिख देगा। इसमें कौन समस्या है?
आपको विचार छंद में ढालने में समस्या आती है। तो इन सारे लोगों ने उसके बाद विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों को कवि बनाने के लिए सारे काम किए और ये लोग छा गए। इनका जो साहित्य है, और साहित्य अकादमी के कर्तव्य में एक चीज और बता दूं, साहित्य अकादमी जिसको पुरस्कार देती है उसका अपनी भारत की 24 भाषाओं में अनुवाद करती है। सामान्य चीज नहीं है, वो सिर्फ हिंदी की कविता किताब को अवार्ड नहीं मिला है, वो 24 भाषाओं में अनुवाद होगा, सरकारी खरीद होगी, सारी जगह उनके किताबें दी जाएंगी। कोई घोर अपठनीय विवरणों से भरी हुई है, अझेल हैं। कोई 4 पन्ने पढ़ ले और उसके बाद उसका दिमाग नहीं खराब हो तो बताइए। मगर यही हुआ है। राजेश जोशी, मंगलेश डरवाल, ये सारे के सारे ऐसे। नहीं, आपका आरोप है कि ज्यादातर, मेरा आरोप नहीं है, तथ्य है, ये तथ्य है। आपका कहना है कि वामपंथी ज्यादा है। वामपंथी, कांग्रेस सरकार ने इनको क्यों पाला पोषा? देखिए, कांग्रेस सरकार के पास में वैचारिक अवदान नहीं था। कांग्रेस मूलतः क्या है कि हम आपकी सेवा करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। वैचारिक धारणाएं तो उस देश में 2 ही लोगों के पास हैं, या तो दक्षिणपंथियों के पास हैं, आप उसे संघीय बीजेपी जैसा कहना चाहें, या वामपंथियों के पास हैं। और वामपंथ में एक रोमांटिक अपील होती है, वो सच ना होते हुए, सिरे से गलत होते हुए। क्योंकि वामपंथ एक ऐसी विचारधारा, इसके 3 बड़े नाम, लेनिन, स्टालिन और माओ, तीनों पर करोड़ों लोगों की हत्याओं के आरोप हैं। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने रूस के 60-65 लाख लोगों की हत्या की, ठीक उसी समय स्टालिन ने अपने देश के 60-65 लाख लोग मार दिए। आप इनको पढ़िए ना, जो बाद के लोगों ने उन सारी चीजें निकल कर आई हैं। दूसरों पर आरोप लगाने वाले वामपंथी, इनके यहां कोई स्वतंत्र प्रेस नहीं, इनके यहां कोई स्वतंत्र जुडिशरी नहीं, यहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सांस लेने की इजाजत नहीं। घोर घोर तानाशाही वाली सोच। पोलित ब्यूरो बना, पोलित ब्यूरो के 80% लोग स्टालिन ने मार दिए, लेनिन ने मार दिए। 2.5 करोड़ लोगों का हत्यारा माओ, उसको लीडर बनाते हैं और उसके बारे में कहते हैं हम माओवादी हैं। क्या हो गया है? संसार के सबसे बड़े हत्यारे हैं। उसके बावजूद एक रोमांटिक अपील है कि हम साम्यवाद का काम कर रहे हैं, जेएनयू में जय जयकार हो रही है। बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं, बुद्धि में बिल्कुल ही खराब हो गई है। मगर ये है, और क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ कि सारे पुरस्कार इनके हाथों में थे, सारी एकेडमीज इनके हाथ में थी, यूनिवर्सिटी इनके हाथ में थी। नतीजा उसका ये निकला कि एक पूरी तथ्यों से, गलत तथ्यों को लेकर चलने वाली विचारधारा इस देश पे राज करती रही। मगर अब वो कॉकस टूट रहा है, अब उस पर हथौड़े बज रहे हैं। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट इस समय विश्वनाथ तिवारी हैं। वो न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न कांग्रेसी, वो बिल्कुल साहित्यकार हैं। और वो कहते हैं कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम अखलाक की हत्या में क्या करें? हम रॉ के आदमी हैं, पुलिस के आदमी हैं, आईवी चीफ हूं, मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हैं आप? साहित्यकार का ये काम नहीं है, वो पुलिस के लिए डंडा फटकारता फिरे। और इससे पहले जब साहित्य अकादमी ऐसे विषय थे तो आपने ऐसे किसी ने क्या किया? तो उनसे वो मांगा जा रहा है जो उनका काम नहीं